पहले बात न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट की। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे टोल टैक्स काफ़ी कम हो जाएगा और ये पॉलिसी 8 से 10 दिन में आ जाएगी। वो पिछली बार बात हुई थी, उसी से शुरू करते हैं। आपने कहा था 2024 तक टोल फ्री हो जाएंगे हाईवे, वो तो हुए नहीं साहब। मैंने टोल फ्री नहीं कहा था। हाँ। मैंने कहा था कि टोल भरने वाले लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं हाँ। कि निश्चित रूप से आम लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी। वो प्रोसेस पूरी हुई है। वो सैटेलाइट से जो नहीं, हम जो अभी टोल देना पड़ता है अनेक बार, तो हम लोग उस सिस्टम को ही पूरा अध्ययन करके हम उसको बदल रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकूँगा, पर मुझे लगता है 8 या 10 दिन में उसकी फाइनल घोषणा हो जाएगी। तो टोल बढ़ेगा, कम हो जाएगा? 100% कम होगा। 100% कम, जीरो हो जाएगा? नहीं वो कितना होगा मैं नहीं बता सकता आपको, पर वो जो कुछ होगा उससे जो लोग आज टोल भर रहे हैं वो एकदम खुश हो जाएंगे, उनकी कोई तकरार नहीं रहेगी। दिल्ली में इस साल अगर किसी को गाड़ी लेनी हो तो आपके पास आए वो कि गडकरी साहब मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अभी पेट्रोल लूं, डीजल लूं, इलेक्ट्रिक लूं, हाइब्रिड लूं, बायोफ्यूल वाली लूं, फ्यूल सेल वाली लूं, आगे क्या होने वाला है? मैं तो इतना ही कहूँगा, कोई भी गाड़ी खरीदी करो पर पेट्रोल और डीजल की छोड़कर कोई भी खरीदी करो, ये उनके ऊपर छोड़ दिया। आप देखिए, अभी मैं फ्लेक्स इंजन गाड़ी में आया आपके यहाँ, आप थे नीचे में। वो इनोवा गाड़ी जो है वर्ल्ड की पहली है, ये यूरो 6 इमिशन नॉर्म पे चलती है और पेट्रोल के तुलना में उसका एवरेज अगर करेंगे तो 60% बिजली तैयार करती है। तो पेट्रोल का भाव होता है 25 रुपये लीटर। तो ये जो बायोफ्यूल और ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसकी अब 11 कंपनियों ने गाड़ियाँ बनाई हैं। अभी 2 व्हीलर में सीएनजी की स्कूटर आ गई। अभी सीएनजी की मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपये 40 पैसे लगता है पर किलोमीटर, और सीएनजी पर चलता है तो 1 रुपया लगता है। अब परली से राइस स्ट्रॉ से सीएनजी बनाने वाले, बायोमास से बना 400 प्रोजेक्ट अपने देश में हो रहे, उसमें 90 शुरू हो गए हैं। तो ये एक प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ वाली बात भी होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन, और मेरे पास हाइड्रोजन की भी गाड़ी है, तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे अभी हमने हमारे डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट लिया, 7 उसके पार्ट है और टाटा से लेकर अशोक लेलैंड तक सब कंपनी को दिया। और पहली बार मैंने 2 ट्रक टाटा के एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर जो है वो लॉन्च किया, और एक आईसी इंजन यानी पेट्रोल डीजल का इंजन उसमें हाइड्रोजन डाल के चल सकती, उसको लॉन्च किया है। हाइड्रोजन में ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन ये थोड़ी समस्या है, पर जल्दी उसके ऊपर समाधान निकलेगा। और हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है, और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, क्योंकि 22 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के इंपोर्ट में जाते हैं, और ऊपर से प्रदूषण होता है जो दिल्ली वाले अनुभव करते हैं। पर मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीति हमने अपनाई है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो भारत ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अगर कच्चे तेल के दाम 60 से $65 के बीच बने रहते हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती हैं। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की वजह भी बताई। सर, तेल के दाम गिर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रूड, बट आपने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए। मार्केट्स आर क्रैशिंग बट oil prices, LPG prices are rising. Why, sir? We provide the world's cheapest cooking gas. For an Ujjwala beneficiary, it comes to 5 rupees a day. Okay? And for a non-beneficiary, it comes to 14 rupees a day. For every cylinder that is sold, for
we incur a loss of 500 rupees per Ujjwala beneficiary. 500 rupees. So there was a context in which it had to be done. We were in a particularly difficult environment. That is the environment in which we were providing 3 meals of dry ration in a day during the lockdown and pandemic. It's still continuing. But today, what happened as a result of the 503 rupees Ujjwala cylinder is that the companies which were supplying that, they have incurred a loss, and it's a cumulative loss of something like 41,000 crores. Now, I'm a student of subsidies. Money has to come from somewhere. It doesn't grow on trees, as a former Prime Minister said. So what we've done is something very basic. The price of a cylinder has been raised by 50 rupees only, okay? Which means the cost to a family of 4, which is using those figures, it's marginal, all right? But we have also raised the excise duty on petrol and diesel by 2 rupees. Now, there was a big halla yesterday when they saw the finance ministry notification. Yeah. We clarified the dam at the petrol retail point will not go up. It will remain the same. What we'll do is we'll collect some resources which will help, because we are committed to those oil companies. When they last time they incurred a loss of 28,000 crores on gas, we compensated them by 22,000 crores. So this is to do that. Now you come to the second part of your question. Oil prices are coming down. Wonderful news. Do you know something? We spend something like $150 billion a year on oil imports. If the oil price is down 20%, which means we save 30% overall, $30 billion. That is the value of our exports. So it's good news. But all things good, my friend, have to be sustained. If the oil price today is 61.89 yesterday, I don't know what it is as of this morning because I've been in functions like this. Today we are carrying 45 days of reserves. The price in beginning January for oil was $83 a barrel. And if I take the average of the 45 days, it comes to something like $75 a barrel. Now, if the price goes even from 60 to 65 or more, yes, the oil marketing companies will have headroom to bring prices down. But it's a deregulated sector. I can't keep telling them, acha petrol or diesel pe bhi under recovery kar lo or gas pe bhi kar lo. But they are called very responsible corporate citizens. They're very good people. They helped us out on gas. We are compensating them. And petrol and diesel, let your red attire of the day signal that if the trend remains like this, yes, they will bring the prices down. न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में G20 में भारत के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में सबसे आगे बताया. There has been conversation from government recently. You've had a minister, Piyush Goyal, who says that the people who are dreaming are not dreaming about the right things. Some people have said it's the government that is not enabling those dreams. Where do you come in on this debate? So Rahul, just a decade back, India was amongst the fragile 5. Within the last decade, we've moved from being in the fragile 5 to the top 5, and that's happened because we've carried out a lot of structural reforms in our economy, GST, IBC, RERA, etc. But we've done a lot of infrastructure work in India, a huge amount of infrastructure work. We've also, to my mind, truly digitized our economy in a very big way. And we've also pushed for about 200 gigawatt of renewable energy, which nobody else in the country has done. But India has done a lot of innovation in the last few years. You know, you look at fast payments, we do 50% of the fast payment in the world. China is next with just 20%. We are the only country which created an open source layer, open source, open API, globally interoperable layer on top of which private sector innovated. We are the only country where PhonePe competes with Google Pay, Paytm competes with Amazon Pay. Nowhere in the world does this happen. We are the only country which gives credit on payment history, and we are the only country where you can get today
you can do stock market transactions. So Zerodha, Grow, Upstock, all this is innovation. And we do insurance in 30 seconds. Go Digit, Acco, all insurance in 30 seconds. So we are doing fast payments, credit, we do stock market, we do insurance, all in 30 seconds to 1 minute. Tell me one other country which does this. No other country. So what innovation India has done, and look at what has happened with delivery, what Sarvam is doing in AI, what AI is doing in breast cancer. All this is cutting edge innovation in India, all by young startups in India. So India's startups have done path-breaking work in several areas, from logistics to electric mobility, now into many other areas of AI and breast cancer, learning outcomes, health outcomes, all this is being transformed by young people in India. So the extent of energy which India has demonstrated is unparalleled. We were just 156 startups in 2016. Today we have 161,000 Yeah, but we also have 150 unicorns. But don't we also have the highest failure rate in the world? What failure rate? 95%. Startups have to fail. And people like you must accept that there will be failures of startups. All parents, all mother, father, teachers must accept that in startups there will be failures. In America there's failure. In UK there's failure. Why will there not be failure? Lesser percentage. Of course there'll be failures. But startup is about failures. But one success will be more than any failure. न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में एक्ट्रेस काजोल ने अवार्ड्स को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने बदलते सिनेमा मौजूदा समय को लेकर भी अपनी राय रखी। तब की फिल्में जब से आपने स्टार्ट किया और अब जो है OTT पे भी जो कंटेंट है, उसमें आप अपने लिए क्या फ़र्क देखती हैं? अपने लिए बहुत फ़र्क देखती हूँ। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो एक्टर्स हैं, वी आर वेरी लकी. We are very lucky right now as actors because it's a fabulous time for actors. I think all across the globe right now, but with the OTT most especially, yes, it's a fabulous time for actors, and because we are getting a variety of roles that are not age specific, most importantly. So it has nothing to do with any kind of measurement. आपकी उम्र का measurement नहीं है और आपके figure का measurement नहीं है उसमें. And it's wonderful because we have the choice in front of us, and you don't have to look a particular way feature wise or in any which way. It really has to do with your talent, and it really has to do with the kind of work. You can do a variety of work right now and still be called, a big star. It doesn't only have to do with which songs do well of yours or, if you have like a film in which you are the main lead or not. तो पहले ऐसा ये प्रेशर रहता था कि ये गाना नहीं चला फिल्म सैटरडे? मुझे कभी ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग उस रैट रेस में थे, तो ज़रूर ये प्रेशर था। और उस वक्त भी एक लोगों का नज़रिया था हमारी तरफ, टू लुक एट एक्टर्स ऑल्सो एंड एक्टर्स लुकिंग एट देमसेल्व्स। जो एक्टर्स खुद को देखते थे वो अपने आप को सबसे ज़्यादा जज करते थे, और सबसे बड़ी जजमेंट यही होती थी। और शायद हीरोज़ के लिए मैं कहूँगी कि अभी तक है कि बॉक्स ऑफिस में आपकी पिक्चरों में ने कितना कमाया है, एंड विच सॉन्ग हैज़ डन वेल, एंड डू यू हैव अ हिट सॉन्ग और नॉट दिस ईयर, एंड इट हैड नथिंग टू डू विथ whether you are a good actor, what kind of a role you had, was it a fabulous role, and did you get a lot of accolades, did you get a lot of praise for it? I wouldn't say accolades because that includes awards, वो पूरी अलग कहानी है altogether. लेकिन so today I feel आपके पास भी actors आपने have क्योंकि सॉरी आपने अवार्ड की बात की और ये बात बहुत लोग उस तरह से नहीं कर सकते जैसे आप कर सकती हैं। ये अवार्ड्स आपको भी ऑफर होते थे या कुछ होता था कि आप ये कर लीजिए तो अवार्ड मिल जाएगा? मैंने एक्चुअली उनको इतना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो शायद मुझे इतनी ऑफर नहीं हुए। आई थिंक मैंने हमेशा कहा था, उस वक्त भी कहा था, तो और मुझे अभी तक भी लगता है कि अवार्ड्स जो है मोमेंटरी, वो 1 मिनट होता है, 5 मिनट 5-10 मिनट होते हैं, आप स्टेज पे जाते हैं और ऐसे थैंक यू सो मच, आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, आई वांट टू थैंक माय
मैंने पेपर पढ़ के पूरी लिस्ट लिखी है कि ये 200 लोग हैं जिनको मुझे थैंक करना है. And but after that, when you get off the stage, it's over, it's done with. और वो पिक्चर खत्म हो गई है, वो वक्त चला गया है, and next year there will be another set of awards. और अब बात करते हैं बाजारों की. कल की भारी गिरावट के बाद बाजार ने आज शानदार कमबैक किया. बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. सेंसेक्स निफ्टी 1.5% की बढ़त पर बंद हुए. निफ्टी 374 पॉइंट चढ़ा. सेंसेक्स में 1089 पॉइंट की तेजी रही. मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही. बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए. निफ्टी के 50 में से 49 शेयरों में बढ़त हुई. इसके अलावा रियल्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 2.5% तक की शानदार तेजी देखी गई. और डिटेल्स बता रहे हैं कंचन नौटियाल. डेफिनेटली जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमें कल के मार्केट में देखने को मिली थी, काफी बड़ा डेंट लगा था, लेकिन जितनी गिरावट थी उसी स्पीड के साथ बाजार ने आज बाउंस बैक भी दिखाया है. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है. निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने के वाले शेयर्स की बात करी जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है. 5.5% का इजाफा. श्रीराम फाइनेंस 5%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.25% और अडानी एंटरप्राइजेस भी करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं. इसके अलावा काफी सारे सेक्टर्स में रियलिटी इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है. मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, हुडको का नाम आता है 6.5%, क्योंकि रियलिटी आज ओवरऑल पैक में तेजी थी. पीबी फिनटेक खबरों के लिहाज से 6% की तेजी. बीएसई में 7% और आईआईबी इंफ्रा में भी करीब 6% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला. अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की. आईजीएल यहां पे 4% का डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है. वोडाफोन आइडिया 3%, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल 2% और एस्ट्रल इंडिया में भी करीब 1.5% की कमजोरी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है. अब बात कर लेते हैं कि ऑयल एंड गैस से पूरा ही जो सेक्टर है वो खबरों के लिहाज से इस टाइम पे फोकस में है, और कुछ शेयर्स हैं जहां पे अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है. क्रूड जो ऑयल है उसके प्राइसेस में हमें एक कटौती देखने को मिली है. एचपीसीएल 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है. बीपीसीएल भी सेम नंबर्स. ऑयल इंडिया की बात करी जाए तो 3% का इजाफा, और पेट्रोनेट एलएनजी भी करीब 3.5% के गेन्स लेके आज के सत्र में बंद हुआ है. और अब सबका फोकस कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है. मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट. और अब सबका फोकस कल आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर है. मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, आइए मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूं, क्योंकि आवाज़ एमपीसी में हमारे एक्सपर्ट्स ने एक उम्मीद जगाई है कि रेट कट होना तय है. तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं. देखिए, कल 3 मेंबर्स थे हमारी आवाज़ एमपीसी में, अदिति नायर, जयेश मेहता और मदन सबनवीस, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, और तीनों ने एक सुर में कहा हाँ आरबीआई दरें घटाएगा इस पॉलिसी के अंदर. अब ये रेट रिडक्शन कितना हो सकता है, तो ऑलमोस्ट सबका ही कहना था कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% तो तय है. हालांकि जयेश मेहता और मदन सबनवीस साहब ने, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या कोई सरप्राइज हम देख सकते हैं, एक आंसर दिया कि हाँ है ये फैक्टर कि एक सरप्राइज आ सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट फॉर श्योर. क्या दूसरी और तीसरी तिमाही में भी दरें घटेंगी? यहां से आगे जाते हुए क्या होगा, तो उस पर भी तीनों का हाँ था कि ये जो रेट कट का सिलसिला है ये आगे भी होता हुआ नजर आ सकता है, कंटिन्यू कर सकती है आरबीआई इस पर. फिर है कि आरबीआई का फोकस कहां होगा, क्या महंगाई पर होगा? जी हां, महंगाई के अलावा ग्रोथ पर होगा. तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि इस वक्त जिस तरीके से आरबीआई चीजों को देख रहा है, महंगाई डेफिनेटली उसके फोकस में है, लेकिन अब ग्रोथ पर भी फोकस शिफ्ट हुआ है. साथ ही हमने जब अपने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या टैरिफ वॉर, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, से भारतीय अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी, तो उसमें अदिति जी का कहना था कि हाँ आएगी. हालांकि मेहता साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते थे. मदन जी ने भी माना कि हाँ इसका इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारी इकोनॉमी पर भी आता हुआ दिखेगा. क्या अमेरिका में मंदी आने की आशंका है? तीनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि मंदी के ऐसे बड़े इंडिकेटर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ जहां तक आशंका की बात है, ये डर है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है. मान लीजिए अगर हमें अमेरिका में मंदी आती है तो क्या वो हमें भी इंपैक्ट करेगी? इस पर भी तीनों ने कहा कि क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, तो अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पर भी आता हुआ दिखाई देगा. क्या विदेशी निवेशक भारत में लौट कर आएंगे? तो अदिति और जयेश साहब का कहना था कि हाँ, एफआईआईज इंडिया का रुख
कर सकते हैं। लेकिन मदन जी इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हुए नहीं नजर आए। हालांकि तीनों ने एक बात कही कि जो इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन है, रेट कट तो आना तय है, लेकिन अब आरबीआई सारे फैक्टर्स को नए सिरे से देखेगा और इसमें जो स्टांस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदिति एक तरफ थी, उनका कहना था कि न्यूट्रल रहेगा आरबीआई का स्टांस, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो पॉलिसी को तब मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मदन जी और जयेश जी का कहना था कि नहीं, स्टांस जो है वो न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव हो सकता है। इस सिचुएशन में वो स्टांस आरबीआई को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये पूरी मौजूदा सिचुएशन को डील करने में। रेस्ट तो कल बाकी देखेंगे कि किस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी आती है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि रेट कट होता हुआ नजर कल आने वाला है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस का आज से अहमदाबाद में 2 दिन तक चलने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन से पहले दिन कौन कौन से मुद्दों पर यहां चर्चा रही, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं केतन, आज क्या क्या हुआ अधिवेशन में? देखिए, 64 साल के बाद गुजरात में और खासकर अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज शुरू हो गया है। एक दिन समाप्त हो गया, कल भी ये अधिवेशन जारी रहेगा। लेकिन जो कांग्रेस के सूत्र है उन्होंने हमें बताया कि अंदर जो बात हुए, एक तो राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस लगातार क्यों राज्यों को एक के बाद एक हार रही है, क्यों संगठन इतना मजबूत नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये भी चर्चा में हुई, क्योंकि गुजरात में अधिवेशन है तो गुजरात में पिछले 30 साल से सत्ता से कांग्रेस है वो बाहर है, तो आखिरकार इसका क्या कारण है। पिछली विजिट में जब राहुल गांधी गुजरात आए थे तो उन्होंने कहा था कि कई सारे कांग्रेस के नेता है, पद कांग्रेस में है लेकिन काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। तो ये बात भी उठकर सामने आई कि अब नए सिरे से कांग्रेस को पूरे देश में किस तरह से सरकार के साथ फाइट करे, और सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन सरकार में भी वापसी करे। साथ ही साथ सरदार पटेल को लेकर भी आज बहुत सारी चर्चा हुई, क्योंकि अहमदाबाद के सरदार स्मारक में ये अधिवेशन आज हो रहा था। तो सरदार पटेल की एकता और अखंडितता को भी पूरे देश में युवाओं के साथ हर देशवासी के पास उनकी एकता और अखंडितता को लेकर जाया जाए और फिर से सत्ता में आए, शिस्त भी रहे, ये सारी चीजें हैं उन पर काफी फोकस रहा। और ये भी कहा गया कि अगर जो पार्टी पर जो पद पर बैठा है वो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो कुछ कड़े तेवर के साथ आज पहले दिन का आगाज रहा और कल भी हो सकता है कि इसी मुद्दों के आसपास है वो पूरा मंथन जारी रहेगा। जी शुक्रिया केतन। और दिल्ली में आने वाले दिनों में सीएनजी से चलने वाले ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। दिल्ली सरकार अपनी ईवी पॉलिसी के अगले 5 चरण की तैयारी कर रही है, जिसमें राजधानी में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर को मंजूरी मिल सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या खास रहने वाला ईवी पॉलिसी में? जी, दरअसल दिल्ली सरकार एक नई ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें फेज्ड वाइज तरीके से तमाम जो सीएनजी 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उनको बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया। हम आपको बता दें कि फिलहाल ये प्रस्ताव ही है, इस पर स्टेक होल्डर से बातचीत होगी और उसके बाद ही किसी आखिरी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। लेकिन जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक 15 अगस्त 2025 यानी इसी साल से जो नए सीएनजी 3 व्हीलर्स हैं, यानी सीएनजी के जो ऑटोज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगले साल यानी कि 2026 15 अगस्त के बाद से जितने पेट्रोल या डीजल के नए 2 व्हीलर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या इलेक्ट्रिक जो 3 व्हीलर्स हैं उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही 2027 तक जो कोशिश की जाएगी कि जितने नए वाहन हैं 95% 2 व्हीलर या 3 व्हीलर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के होंगे। साथ ही जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली सरकारी गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने की बात कही गई है। जितनी नई इमारतें बनेंगी उनमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का रहना अनिवार्य किया जाने वाला है। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर फास्ट चार्जिंग के कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इन सारे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है मौजूदा ईवी पॉलिसी का और जो नई पॉलिसी आएगी उसमें ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं।
शुक्रिया रोहन। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।